जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं लगातार रोज 10 बजे करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट जो डेली करंट अफेयर्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक हो रहे हैं, वो सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। तो आप भी साथ में जुड़ करके डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना, जितना जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में, बस उतना ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? तो मैं वो डेली 10 बजे आपको लेकर के आता हूँ यहाँ पे। आप हमेशा यहाँ पे छोटा छोटा सा नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए, डेली छोटा छोटा सा करंट अफेयर्स पढ़िए, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और 11 बजे मैं हॉस्टल वार्डन के लिए, बल्कि सभी के लिए, ठीक है, कंप्यूटर की क्लासेस लेके आ रहा हूँ। लगातार सीक्वेंस वाइज हम लोग चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे से मैं उसमें मेहनत करके समझा रहा हूँ आपको। तो आप बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में अभी वहाँ से प्रश्न बनता है। तो उस हिसाब से आप 11 बजे हर रोज़ पढ़ सकते हैं, अपने सिलेबस वाइज अपना तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें आज हम लोग को 29 जून 2023 में जो आज का करंट अफेयर्स है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को देखना है ये गार्जियन, ठीक है, गार्जियन सिस्टम। ये गार्जियन सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइंस एंड टेक के, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ये क्या है, ये देखिए, गार्जियन, गार्जियन नाम है, ठीक है, गार्जियन सिस्टम। तो यहाँ से इस तरीके से करंट में आजकल प्रश्न बनता है कि गार्जियन सिस्टम किससे संबंधित है। ठीक है, यह हाल ही में न्यूज़ में आए गार्जियन सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरीके से प्रश्न आजकल बन रहे हैं। तो देखिए, ये एक नासा के द्वारा, ये सिस्टम जो है ये नासा के द्वारा बनाया गया है। पहला बात याद रखेंगे। दूसरा, ये जो सिस्टम है ना, ये जीपीएस और सैटेलाइट के द्वारा जितने भी सुनामी वगैरह जब कभी भी आते हैं ना, तो उससे पहले ये अलर्ट करेगा। तो ये एक बहुत बेहतर तरीके का सिस्टम बनाया गया है नासा के द्वारा, जो कि सुनामी आने से पहले एक अलर्ट दे देगा ये सिस्टम। तो इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य बनाने का क्या हो गया, समझ में आ गया आपको कि ये जो सिस्टम है ये जीपीएस और सैटेलाइट के थ्रू सुनामी अलर्ट देने का कार्य करता है। तो ये सुनामी अलर्ट देने से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, जो रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर में इसका टेस्टिंग भी किया जा रहा है। तो रिंग ऑफ फायर क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, ये एक टोंगा है, ठीक है, टोंगा एक ये देश है, द्वीपीय देश है। यहाँ पे अभी कुछ समय पहले एक तरीके से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था हर तरफ से। और ये ज्वालामुखी का नाम क्या था, यहाँ पे हुंगा टोंगा, हुंगा हापाई, ठीक है, ये ज्वालामुखी का नाम है। तो देखिए, प्रश्न आजकल बहुत इस तरीके से बन रहा है, अलग अलग तरीके से। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि हुंगा टोंगा, हुंगा हापाई, निम्नलिखित में से हाल ही में चर्चित मतलब वर्ड का मतलब क्या है, किस से संबंधित है। तो ये ज्वालामुखी विस्फोट से संबंधित है। ठीक है, या फिर पूछ देगा कि हुंगा टोंगा और हुंगा हापाई जो है, ज्वालामुखी विस्फोट किस जगह पे हुआ था। तो टोंगा ये देश है, द्वीपीय देश है, यहाँ पे हुआ था। हम लोग मैप वगैरह सब देखेंगे अभी थोड़ा देरी के बाद से। देखिए, रिंग ऑफ फायर क्या है। रिंग ऑफ फायर, जिसे प्रशांत रिम या फिर सर्कस पैसिफिक बोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप के रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा रिंग है ना ये, कि जहाँ पे ये ऐसा इसको टारगेट किया गया है, ये सब पूरा रिंग बना हुआ है कि हर जगह पे लगातार वहाँ पे ज्वालामुखी भूकंप की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब देखिए, हम लोग इसको थोड़ा मैप में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो क्षेत्र है ये पूरा, ये आपको अलग से जो दिख रहा है ये पूरा रिंग ऑफ फायर है, ये पूरा रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिंग ऑफ फायर, अब रिंग ऑफ फायर का मीनिंग भी ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हर जगह पे एक फायर है ना, आग ज्वाला टाइप का पूरा रिंग, पूरा गोल क्षेत्र जहाँ पे हर जगह पे ज्वालाएं उत्पन्न हो रही है, इस टाइप का फीलिंग भी आ रहा है इससे, वर्ड से समझने से। तो ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में ही, इसी क्षेत्र को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, और देखिए, हम लोग एक वर्ड अभी देखे थे, टोंगा, ये देखिए टोंगा,
ये टोंगा ट्रेंच है, यहीं पे है टोंगा द्वीप, ठीक है। तो इसी जगह पे अभी ज्वालामुखी आया था करंट में, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि जो रिंग ऑफ फायर है, इससे हो सकता है करंट आगे चल करके किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा चर्चे में रहता है, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर से पूछ सकता है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रिंग ऑफ फायर है ना, ये पैसिफिक प्लेट, ये जो पैसिफिक देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा क्या है, समुद्र है। और ये रिंग ऑफ फायर कहाँ पे बन रहा है, हर एक द्वीप के देखिए किनारे किनारे क्षेत्रों पे बन रहा है, यहाँ पे। तो कौन कौन से प्लेटें इसमें शामिल है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ये सॉरी, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, फिर समझ में आएगा, ठीक है। नजका प्लेट है यहाँ, ठीक है। इधर देख रहे हैं आप साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैरेबियन प्लेट है, ठीक है। और कोकोस प्लेट है। उसके बाद से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। यहाँ पे देखिए इधर यूरेशियन प्लेट है, फिलीपीन सी प्लेट है। यहाँ पे देखिए इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो लगातार आप देख रहे हैं सभी प्लेट्स को ये प्रभावित कर रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है, ठीक है। रिंग ऑफ प्लेट्स, सॉरी रिंग ऑफ फायर किन किन प्लेट से संबंधित है, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वहां से प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए आगे यहाँ पे रिंग ऑफ फायर प्रशांत और जुआन डे, फूका, कोकोस, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई, नजका, उत्तरी अमेरिका और फिलीपींस प्लेट सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगभग 4000 किलोमीटर विस्तृत है, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है इसका 4000 किलोमीटर दूरी तक ये फैला हुआ है रिंग ऑफ फायर, ठीक है। जो जो यहाँ पे नाम है, ये सब नाम इससे संबंधित है। यदि आप इस चीज को याद रख सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। चलिए देखते हैं अब आगे। देखिए अभी एक नया योजना लाया गया, पीएम प्रणाम योजना, ठीक है। पीएम प्रणाम योजना, ये योजना, पहला तो प्रश्न बन सकता है नॉर्मली कि ये किससे संबंधित है, तो ये आप याद रखेंगे कि ये किसानों से संबंधित है, ठीक है। और ये किसानों से संबंधित है, इसके साथ साथ और क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं, देखिए ये यूरिया सब्सिडी योजना में 3.68 लाख करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है, इस योजना के अंतर्गत यूरिया सब्सिडी के लिए, ठीक है। यूरिया सब्सिडी योजना में जो है 3 वर्षों का विस्तार और किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यानी कि सब्सिडी जो है, यूरिया में जो सब्सिडी मिल रही थी उसको और 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है, किसके तहत, पीएम प्रणाम योजना के तहत, ठीक है। और पहली बार देश में सल्फर लेपित यूरिया, जिसको हम लोग यूरिया गोल्ड भी कहते हैं, तो इसको अब यहाँ पे बहुत ज्यादा उपयोग करने का, मतलब एक तरीके से बढ़ावा देने का यहाँ पे इस योजना में एक उद्देश्य यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इसका ये भी उद्देश्य है कि सल्फर लेपित यूरिया, जिसको हम लोग यूरिया गोल्ड कहते हैं, इसका उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को भी प्रोत्साहन करने का, यहाँ पे प्रोत्साहन देने की इसमें बातें की गई हैं। उसके बाद से मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने में सहायता भी होगा इससे। तो ये सारी चीजें योजना के अंतर्गत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कहीं से कुछ भी अगर प्रश्न आपको बनता है, अगर बेसिक अगर आप देख रहे हैं तो नॉर्मली तो प्रश्न यहीं से पहला बन जाता है कि किससे संबंधित है। थोड़ा सा हैवी प्रश्न बनेगा तो आप स्टेट लेवल का प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो इसलिए मैं सारी चीजों को ध्यान रख करके, और जितना थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं ना आप, उतना लंबे समय तक आपको याद रहता है, ठीक है। तो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने में भी ये सहायक होगा। क्यों होगा, हम लोग लगातार जितने भी उसके उर्वरक हैं अब उसको क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक नेचुरल तरीके से चीजों का यूज करके अब हम लोग धीरे धीरे उपयोग कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे बढ़ेगी, सल्फर की जो कमी है वो दूर होगी, ठीक है। उसके साथ ही साथ गोवर्धन संयंत्रों से ये ऑर्गेनिक खाद जो है उसको खरीदने पर यहाँ पे 1500 प्रति मिलियन टन मैट्रिक टन सहायता भी दी जाएगी। मतलब यहाँ पे इस योजना के तहत यदि कोई भी किसान गोवर्धन संयंत्रों से ऑर्गेनिक खाद खरीदता है तो वहां पे उसको ये 1500 प्रति
प्रति मैट्रिक टन की सहायता भी दी जाएगी उसको, यहाँ पे भी इसको लाभ मिलेगा, ठीक है, किसान को। तो किसानों को देख करके, कृषि को देख करके ये योजना लाई गई है। तो सबसे प्रमुख चीजें क्या है इसमें कि याद रखना है कि ये जो योजना है किसानों से संबंधित है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार न्यूज में समान नागरिक संहिता लगातार चर्चे में है। यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बनेगा? नॉर्मली प्रश्न तो पहले क्या बनेगा, देखिए इसका नाम हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको इंग्लिश में कहते हैं और समान नागरिक संहिता हिंदी में कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब क्या है, नॉर्मल भाषा में हम लोग बोले तो अभी क्या है, हर एक धर्म का अपना अपना एक लॉ चलता रहता है, अपना अपना एक कानून वो लोग चलाते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि भेदभाव और भी मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा छुआछूती, ये सब जो सारी चीजें जो है ना, वो सब क्या करते हैं, अपने अपने धर्म में अपने अपने नियम कानून को मानने के कारण से थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी होता है। अब हम लोग जब यहाँ पे जो लेकर के आएंगे समान नागरिक संहिता, देखिए एक प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता हमारे हमारे देश के एक राज्य में उसको लागू किया गया, राज्य स्टेट सरकार के द्वारा उसको लागू किया गया, तो कौन सा वो राज्य है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि समान नागरिक संहिता जो है इसको अगर लागू कर देते हैं तो हम लोगों का पूरे देश भर में बाकी कोई कानून नहीं चलेगा, समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जो कानून है केवल वही चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया कि एक देश एक कानून, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका समान नागरिक संहिता का। समान कानून धर्म जाति संप्रदाय वर्ग भेद ये सब कुछ भी चीजें इसमें नहीं होंगी, यानी कि समाप्त हो जाएगा। विवाह तलाक बच्चा गोद लेने संपत्ति समान कानून, सभी में समान कानून रहेंगे। संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से आएंगे हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 44 में यहाँ पे यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातें की गई हैं और ये किसके अंतर्गत है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। हम लोग कई बार पढ़े हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में ये कहता है कि समान नागरिक संहिता राज्य सरकार मतलब सरकार के ऊपर रखा गया, हम लोग इसके लिए बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से नीति निर्देशक तत्व हमें केवल सलाह दिया गया है कि हम लोगों को देश में समान नागरिक संहिता को अपनाना चाहिए, उसके लिए कानून बनाना चाहिए, इस टाइप का बात है। तो अब इस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव डाला जा रहा है, देखिए आगे क्या होता है, लगातार हम लोग पढ़ेंगे और भी विशेष बातें इसमें रहेंगी वो सबको पढ़ेंगे। लेकिन आज के डेट में आपको क्या फोकस रखना है, समान नागरिक संहिता में सबसे पहले कहाँ पे अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा की गई है, किसके अंतर्गत है ये, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए अगर इसको लाते हैं तो उसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, लैंगिक समानता इसको बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं को बराबरी होगा, बराबरी का एक दर्जा मिलेगा, ठीक है। विवाह तलाक उत्तराधिकार संरक्षण में सबको समानता मिलेगी, ठीक है, समान हक मिलेगा। कानून स्पष्टता सरल नियम कानून जो होंगे उसमें भी स्पष्टता आएगी, ज्यादा इधर उधर नहीं होंगे क्योंकि एक कानून है, ठीक है, उसी को सबको फॉलो करना है। सरल नियम सरल हो जाएगी, एक रूपता आ जाएगा, उसमें निरंतरता आ जाएगा, धर्म आधारित भेदभाव नहीं होगा। देखिए ये सब नॉर्मल चीजें जो हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मेन बस ये चीज है कि आप समान नागरिक संहिता को समझ जाए, आपको इससे क्लियर हो गया, आप समझ गए इसमें, ठीक है। देखिए कुछ खास बातें और हम लोग देखते हैं इसी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम लोग अब ये देखने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, एक दो चीजें तो हम लोग देख ही लिए हैं, साथ ही साथ आपको संविधान के अंतर्गत कोई भी ऐसे वर्ड्स जो हैं जो समान नागरिकता को प्रोत्साहित करते हैं तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे प्रस्तावना में भी ये धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष आप जो देखते हैं उसका क्या मतलब है, उसका मतलब कहीं ना कहीं ये समान नागरिक संहिता को ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसमें भी ये बातें कही जा रही है कि हमारा देश इस तरीके का होना चाहिए, तो ये भी बात याद रखेंगे कि प्रस्तावना में भी इससे मतलब एक तरीके से वहां से भावनाएं मिलती हैं कि हम लोग को समान नागरिक संहिता अपनाना चाहिए, ठीक है।
ये हो गया, बाकी सारी चीज़ें इसमें हो गई हैं। देखिए और इसके आगे और देखते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ ये है कि QS, यहाँ पे QS ऐसा है, ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी हुआ है अभी, और इसमें देखेंगे कि जो पहला स्थान है, यहाँ पे पहला स्थान जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, तीसरे स्थान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। हमारे भारत में अगर देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, IIT बॉम्बे, ये जो है ना ये 152वें स्थान पे है। लेकिन हमारे भारत के अंदर अगर यूनिवर्सिटी को देखें तो ये पहले स्थान पे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, ठीक है, और दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। दूसरा रिपोर्ट आया उसमें भी बॉम्बे ही, IIT बॉम्बे ही पहले आया, और उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि IIT मद्रास ये 271वें स्थान पर है, ठीक है। तो हम लोग को भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम लोग को ये दो चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज की न्यूज़ में हम लोग कुछ खास बातें जो जो थी वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। इसमें से आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, देखिए मैं बहुत ही यहाँ पे जितना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है केवल उसी को लेकर कहता हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कचरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को डेली पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, अभी तो सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरीके से लगातार ये वीडियो आते रहेंगे समय पर। आप चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको समय पे अलर्ट मिल जाए। प्लस जो वीडियो है अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले और अच्छे से मैं आपके लिए इस तरीके से लगातार काम कर सकूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।